जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन्म मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारतीय नाट्य अकादमी के कार्यक्रम रंगनाद में। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर अशोक सागर भगत। अशोक जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के थिएटर आर्किटेक्चर के प्रोफेसर हैं। लाइट और सेट डिजाइन के लिए अशोक जी का नाम देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। अशोक सागर जी 1979 में एनएसडी से ग्रेजुएट होने के बाद थिएटर के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए दृढ़ संकल्प रहे। स्टेज लाइटिंग के लिए इन्हें राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्होंने जापान, जर्मनी, चाइना, थाईलैंड, रसिया, ब्राजील, साउथ कोरिया जैसे तमाम देशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने तमाम फेस्टिवल में टेक्निकल डायरेक्टर की भूमिका निभाई है, वो चाहे भारत रंग महोत्सव रहा हो, नेहरू शताब्दी नाट्य समारोह रहा हो। उनके अनुभव का इतना विस्तार है कि उन्हें हम गिनाने बैठे तो घंटों गुजर जाएंगे। देश के तमाम रंगशालाओं, ऑडिटोरियम्स को डिजाइन करने का भी सौभाग्य, वो श्रेय अशोक जी को जाता है। अशोक जी थिएटर रंगमंच के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके बारे में वाकई कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अशोक जी आज हमारे साथ हैं। अशोक जी के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और अशोक जी थिएटर की बुलंदियों पर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अशोक सागर भगत जी का। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। रंगनाद के इस मंच पर आपका अभिनंदन है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया, खरे साहब ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और हम आपसे बातचीत करते, आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन भी दिया हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, इन दिनों कोरोना काल में क्या कुछ क्रिएटिव हो रहा है या घर में बैठे कैसे वक्त गुजर रहा? देखिए, कोरोना काल में शुरू में तो ऐसे मैं लेक्चर्स वगैरह मैंने दिए, पर उसके बाद मुझे लगा कि बहुत सी चीजें बेईमानी होती चली जा रही हैं, तो उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया। और साथ में मेरा कुछ सौभाग्य कहो या मैं ये कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मैं बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ। बहुत सी चीजें मेरे साथ बहुत अच्छी होती हैं, वो अपने आप प्रभु करते हैं, उनकी लीला है। इस कोरोना काल से कुछ देर पहले ही मैं रिटायर हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, यानी उससे कोई 6 महीने पहले जून में मैं रिटायर हुआ हूं। और अक्टूबर में माय ग्रैंडसन वाज एक्सपेक्टेड, तो उन दिनों भी भारतेंदु में आने की बात थी। तो मैंने खरे जी को कहा, खरे जी अक्टूबर में मेरा ग्रैंडसन आ रहा है, तो आई विल जॉइन यू समवेयर इन फेब्रुवरी, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, अच्छा यार, तो फरवरी में आ जाएगा। ठीक है, डन। तो उसके बाद जो है ग्रैंडसन आ गया, और जैसे मार्च में आपको पता है पहला लॉकडाउन आ गया। तो मेरा मैक्सिमम समय ग्रैंडसन के साथ और कुछ पढ़ने पढ़ाने में बीता है। हाँ, मैं बहुत इन दिनों काफी मैंने इंटेंसिवली पढ़ा भी, अपने आप को री एक्सप्लोर भी किया, तो वो चीजें ज्यादा हुई हैं। बाकी तो सब बैठे ही है सब, और शायद सबसे बड़ी मार हमारी लाइन पे पड़ेगी, क्योंकि हमारा आर्ट लाइव आर्ट है। और देखिए, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप है वो तो बहुत थोड़ी सी होती है, बाकी प्राइवेट स्पॉन्सरशिप होती है। तो मुझे बहुत डर सा भी लगता है जब मैं ये बातें करता हूँ कि जैसे अगर देखा जाए तो जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री की तो बहुत बुरी हालत है इस टाइम, क्योंकि वर्चुअली इंडस्ट्री इज गॉन इन अ लॉकडाउन। तो जब ये खुलेगा भी, उसके बाद भी कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये एक वो समय है जहां हमें कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर बात कही जाती है लॉबस्टर के बारे में। लॉबस्टर जो पानी का केकड़ा सा है, उसका जो शेल है वो बहुत मजबूत होता है, और वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो शेल नहीं बड़ा होता। उस शेल की खासियत है वो उसको रोक देता है, और जब वो उससे रुक के निकलना चाहता है
तो उसको कहीं पत्थरों के नीचे अपने आप को छुपाना होता है। वो पत्थरों के नीचे अपने आप को छुपाता है, पत्थरों से टकराता है और अपने पुराने शेल को तोड़ देता है। और उसके तोड़ने के बाद वो इतना नाजुक है कि उसे कोई भी खा जाएगा, तो वो वहीं पड़ा रहता है और फिर उसका नया शेल बनता है जो बड़ा होता है और वो उस बड़े शेल के साथ आता है। तो इस तरीके से वो अपना शेल बार बार तोड़ता है, बार बार बड़ा होता है। शायद थिएटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय ये है। कुछ दोस्तों से मैं ये भी सुन रहा हूं कि ऑनलाइन बातचीत नहीं होनी चाहिए, जबकि मुझे लगता है ये बेस्ट समय है जब ऑनलाइन बातचीत हो, लेकिन ये बातचीत ज्यादा थ्योरी पे हो, ज्यादा साइंस पे हो। क्योंकि जो मैं समझा हूं इतने साल में, वो कुछ ऐसा है कि थिएटर जितनी आसान चीज नहीं है। शायद थिएटर सबसे आसान चीज है, कोई भी कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अच्छा यार, जब मैं एनएसडी में आया था तो कमानी के साथ बैठा वो कोने में जो पान वाला बैठता है, पांडे जी, वो भी थिएटर किया करते थे। मैंने उनके लिए भी डिजाइन किया है। और दूसरी तरफ अलकाजी साहब भी थिएटर कर रहे थे। अलकाजी साहब हमें उसकी एक एक बारीकी सिखा रहे थे। सो वो थिएटर दोनों तरफ है। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छा यार, हम अच्छा प्रोसीनियम थिएटर नहीं इंडिया में बना पाए। आप सोचिए और बतलाइए मुझे कौन सा बेस्ट प्रोसीनियम थिएटर है इंडिया में। जब हम थिएटर की बात करते हैं, हाँ गैरेज में थिएटर हो सकता है, लेकिन जब मैं कहता हूं यार एक एडवांसमेंट की बात कर रहा हूं, तो यस, इट हैज टू बी एन अल्टीमेट थिएटर वेयर ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो ये वो समय है जब हमें ये चीज ज्यादा से ज्यादा ढूंढनी चाहिए। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, इक्विपमेंट हमारे पास बहुत है और वो इक्विपमेंट डेड पड़ा है, और जो बिग इवेंट्स हैं वो बहुत देर बाद होंगे। और इस समय अगर थिएटर वाले ललकार के उठे, तो यस, दिस वुड बी अ टाइम ऑफ अ मेजर प्रोग्रेशन एज फार एज टेक्निकलिटी ऑफ थिएटर इज कंसर्न। कि अच्छा जी, आप सेट्स लगा पाएंगे, आप लाइट्स लगा पाएंगे, क्योंकि लेबर पड़ी हुई है, वो सब कुछ पड़ा हुआ है कि जी लाइटें गोडाउन्स में पड़ी हुई हैं और वो चाहते हैं कि निकले यार, कुछ तो मिले। गेटिंग माय पॉइंट। और वो जो लेबर थी जो बड़े बड़े इवेंट्स करती थी, वो इवेंट्स तो अभी बहुत देर है उसको होने में। सो सब आपके थिएटर में अच्छे से काम आ सकते हैं। यही उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत सेल के साथ थिएटर वापस आए कोरोना के बाद, जैसा आप भी आशावान हैं कि उसके मैं बहुत आशावान हूं इस बारे में। उम्मीद करते हैं। बात का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सर, क्योंकि आपकी कदकाठी, हम लोग तो हम जिन दिनों आपको देखा करते थे पूरे बाल के साथ, मतलब एक तरफ अगर उदाहरण दूं तो कदकाठी सिमिलर होती थी बंसी भाई से, बंसी कौल जी की, और आपकी पर्सनालिटी कहीं लगभग, मतलब चेहरे का होलिया, मतलब वो बनावट ना लगभग एक जैसी थी। तो जब आप एनएचडी में आए और वो दौर था, लोग अभिनय की तरफ ज्यादा रुझान था लोगों का, तो आपने मतलब एक टेक्निकल फील्ड में जाने की बात कैसे पैदा हुई, या कभी अभिनय के लेकर कोई इच्छा बलवती थी मन में, कभी इस तरह की इच्छा पैदा हुई थी या नहीं? अब दोबारा वैभव जी, मैं वही बात कहूंगा कि मैं बहुत ही किस्मत वाला हूं। मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आना एक एक्सीडेंट था या इंसिडेंट था, ये मैं भी नहीं जानता। ये मेरा सौभाग्य था, दुर्भाग्य था, ये भी नहीं जानता। हाँ, मैं भटका हुआ था। मुझे जो मेरी फैमिली चाहती थी या घर वाले चाहते थे, वो था कि मैं फौज के लिए तैयार हो रहा था। जैसे मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल से हुई, उसके बाद इट वाज मोर ऑफ एनसीसी एंड स्पोर्ट्स, और मेरा उस तरफ ज्यादा ध्यान था। फिर मेरे फादर ने मुझसे इवन उन्होंने मुझे फ्लाइंग क्लब में भी भेजा। मैंने 108 घंटे पावर फ्लाइंग की, जो जिसके लिए मेरे शायद फादर को बहुत पैसे देने पड़े थे, और मैंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी लिया। पर उसके बाद एक भटकन थी। उस भटकन में मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है। जब ये दौर था, मेरे बड़े भाई मुझसे 1.25 साल बड़े थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूं कि ही एक्सपायर्ड इन अ वेरी ट्रेजिक डेथ टू कनिष्का एयर क्रैश में। 26 साल की उम्र में हमें छोड़ के चले गए। सो वो उस टाइम आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट थे।
जब मैं भटकन में था और सोच रहा था मुझे क्या करना है, मुझे आर्मी में नहीं जाना, मुझे अब क्या करना है मुझे नहीं पता था। तो उन्हीं दिनों उन्होंने एम के रायना जी के साथ एक प्ले किया अपना मोहन राकेश जी का आधे अधूरे, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था आईआईटी में होते हुए भी। तो उन्होंने मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बतलाया। और मेरी एक चाची जी जो हैं वो लेडी श्रीराम कॉलेज में सीनियर लेक्चरर थी, तो उन्होंने भी ये बात कही कि यार तुम इसके लिए अप्लाई कर दो। तो मैंने डरते डरते वो इंटरव्यू दे दिया, और मुझे नहीं पता मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, और क्या ऐसा था जो अलकाजी साहब को दिखा और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। एंड आई गॉट इनटू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और यहाँ एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हम इंटरव्यू के लिए सर्कुलेशन यूनिट, जिसको आप बहुमुख भी कहते हैं, उसके बाहर खड़े हुए थे। ये मैं बहुत जगह शेयर कर चुका हूं। तो यानी इतना मैं अनजान और इतना कुछ ना जानने वाला था। हाँ, मैं आया अभिनेता बनने था, क्योंकि अभिनय के अलावा तो कुछ सुनते ही नहीं थे आप। तो वहां ये हुआ कि हम इंटरव्यू के लिए खड़े हैं। इतने में उन दिनों जो हमारे से सीनियर बैच था, जो अब सेकेंड ईयर में जा रहा था, उनका प्ले हो रहा था मैन विदाउट शेडोज, उसके शो हो रहे थे। तो एक हमारे सीनियर है, बाद में उनका नाम मुझे पता चल गया, ज्योति स्वरूप जी, वो आए। तो कहते हैं भाई कोई शाम को नाटक देखेगा? तो बड़ी शशोपंज में कि अच्छा मुझे मामा के साथ वापस घर जाना है। तो उनको भी मालूम नहीं मैं किस लिए आया हूं। मैंने कहा मैं नॉर्थ वेस्ट घूमने आया हूं। वो अपना जो इरवन हॉस्पिटल है, तब इरवन था, आजकल उसको जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल कहते हैं, उसमें वो डॉक्टर थे। तो उनके स्कूटर पे आया था और उनके साथ वापस जाना तो चुप गया। तो इस शशोपंज में, और दूसरा मैं कौन सा नाटक? बोले ये वाला नाटक है मैन विदाउट शेडो, और अलकाजी साहब का डायरेक्टेड है। और मैं ऐसा गधा, मैंने कहा अलकाजी साहब कौन? जैसे ही मैंने कहा अलकाजी साहब कौन, तो वहां तो एक तरह से सन्नाटा सा छा गया। और ज्योति स्वरूप मेरी तरफ हाथ करके कहते हैं ये देखिए एनएसजी का इंटरव्यू देने आया, इसको ये नहीं पता कि अलकाजी साहब कौन है। और सब मेरी तरफ घूम के देख रहे हैं। विश्वास करो, मैं सीता जी की व्यथा उस समय समझ गया कि कैसे उनको लगाओ धरती फट जाए और वो समा जाए, वही हालत मेरी। सो दिस वाज माय बिगिनिंग। हाँ, जब स्कूल ऑफ ड्रामा में आया, अरे यार बड़े धुरंधर एक्टर थे हमारे बैच में ही, युवराज शर्मा जी। फिर अब वो रहे नहीं, बट ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर। अपने ज्ञानशीपुरी जी। फिर दूसरे एक और जो नहीं रहे, वो भी बहुत बहुत बढ़िया एक्टर थे, सुभाष उद्गाता जी। सो ये तो अभी मैंने 2-3 नाम, पर जिसकी तरफ देखूं यार वो बड़ा ग्रेट एक्टर है, बहुत बढ़िया। और हमें कुछ आता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता, और ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे। सो मुझे अब ये था कि भटकन बहुत हो चुकी थी, और एक बार तो फिर से लगा भाग जाऊं यहां से भी। तब दोबारा मेरे बड़े भाई साहब आए रेस्क्यू पे, और उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर बात की। उन्होंने कहा अशोक देख, जिंदगी भर भागता रहा, रुक जा, और कहीं तो तुझे कुछ करना है। कहता है मैंने जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को बहुत नजदीक से देखा है, ये सब क्रिएटिव लोग हैं, पर इन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पर उसको उस हद तक यूज कर रहे हैं। सो तू ये कर, और तेरे पास ये एसेट है कि मैं तुझे सिखा सकता हूं, मेरे दोस्त सिखा सकते हैं। तो उन लोगों ने मुझे, अब जो है मुझे लगा यार बात तो ठीक है। तो मैंने लाइट्स में असिस्ट करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ईयर के शुरू में ही जमील अहमद हमारे सीनियर थे जिनको मैं असिस्ट करता था। और उन दिनों हमारे पास इन हाउस टेक्नीशियन नहीं थे, एक मक्खन इलेक्ट्रिशियन आते थे हमारे वायरिंग वगैरह हमारे करने के लिए। तो जैसे ही भाई से ये बात हुई तो उसने कहा ये तो बहुत ही आसान है। सो उसने मुझे लेइंग ऑफ सर्किट्स, डिमर क्या होता है, लाइट जो है हमारी लाइट की मैकेनिज्म क्या है, वो सारा उसने मुझे समझाया। एंड दिस वाज अ न्यू ओपनिंग। उसके बाद तो हर एक को हमारी जरूरत थी कि जी कनेक्शन मैं ही करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैं ही करूंगा, डिमर खराब है तो डिमर मैं ठीक करूंगा। वो इवन मक्खन जी नहीं कर पाते थे जो हम कर पाते थे। सो दिस इज वेयर आई फाउंड माई स्पेस। और फिर उनसे मैंने मैकेनिकल ड्राइंग सीखी। सो मेरी मैकेनिकल ड्राइंग स्कूल में आज तक बेस्ट है। मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं जो मैकेनिकल ड्राइंग्स बनाता हूं
वो शायद ही थिएटर में कोई बनाता होगा। और उसके बाद एक अनपढ़ आदमी ने अपने भाई से स्ट्रक्चर भी सीखा, मैकेनिकल भी सीखा, और वो सब चीजें उनसे सीखी। और किस्मत ये रही कि इवन उनके चले जाने के बाद उनके जो बैचमेट्स थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने मुझे आगे से आगे चीजें सिखाई। जैसे उनके दोस्त थे एक अमरजीत, जिसने बाद में मुझे कंप्यूटर सिखाया। ऑटोकैड मैंने उनसे सीखा था बैक इन 89। 89 में मैं ऑटोकैड पे आ चुका। इस तरह से ये हुआ कि यार दिस वाज माय सर्वाइवल। और वो सर्वाइवल वाकई इतनी बड़ी बन गई कि लोगों ने थिएटर को दिया, मैंने थिएटर से लिया। मैं ये कहूंगा कि लोग तो ये कहते हैं ना मैंने थिएटर को दिया, मैंने नहीं यार, मुझे तो थिएटर ने सब कुछ दिया। नाम दिया, शोहरत दी, दुनिया भर घुमा दिया, मुझे पूरा भारत में घुमा, और साथ में टचवुड मुझे इवन पैसे भी अच्छे मिले। सो मैं तो कहता हूँ जी थिएटर ना होता तो पता नहीं मैं क्या भटका क्या करता, पर हाँ मुझे थिएटर ने बहुत दिया। वाकई थिएटर, आप कह रहे हैं कि थिएटर ने बहुत दिया है, लेकिन आपसे भी थिएटर को बहुत कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि हम लोग तो आपकी दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने आपके काम को उस तरह से देखा है। तो आज फिर मैं उस सवाल पे आता हूँ कि सर, जब आप कोई नाटक की डिजाइन करते हैं, लाइट डिजाइन करते हैं, क्या अप्रोच, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट्स इस बात को, आज की चर्चा को सुन रहे होंगे, तो मैं जानना चाहूँ क्या प्रोसेस होता है, किस तरह की अप्रोच होती है आपकी, जब कोई आप एक कंटेंट किसी ड्रामे को आप पढ़ते हैं, तो क्या किस अप्रोच से आप लाइट डिजाइनिंग सोचते हैं? हाँ, मेरा प्रोसेस बहुत ही अलग हो जाता है। पहली बात, अब यहाँ पे जैसे वो मैंने मैकेनिकल का बतलाया, वैसे ही एक वर्कशॉप में मैं पूना में बहुत शुरू में गया था, क्योंकि तब तक मैं ये समझ चुका था कि देयर इज अ टेक्नोलॉजी। और उस वर्कशॉप में मैंने टेक्नोलॉजी और साइंस की बात की। उस वर्कशॉप में एक लड़का जिसका है, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत दुख होता है कि उसका नाम मुझे याद नहीं आता, जबकि वो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु था। उसने मुझे एकदम से स्कूल से अलग कुछ दे दिया। उसने कहा आप ये तो बातें आप सारी ठीक कर रहे हैं, पर आप ये भूल रहे हैं कि लाइट है क्या। आप उसको एनर्जी एनर्जी कह रहे हैं, पर वो एनर्जी तो मीनिंगलेस है जब तक आंख नहीं होगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यू आर सेइंग लाइट इज एन एनर्जी, कि जी वॉट एवर आई एम सीइंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो जब वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो उसको तो आपने निगेट कर दिया। मैंने कहा यार तुम बात तो ठीक कह रहे हो। तो साहब, मैंने कहा मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में। और तो उसने मुझे एक किताब प्रेजेंट की जो बच्चों की किताब थी, बट वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दैट वाज 5 मैसेंजर्स टू द ब्रेन। कि 5 मैसेंजर्स हैं जो आपके दिमाग को मैसेज देते हैं। और अब आप कहते हैं थिएटर इज अ कम्युनिकेशन। आप उस कम्युनिकेशन को उतना अच्छा कर सकते हैं जितना स्ट्रांगली आप मैसेज दे सके। अगर आपकी भाषा है, भाषा पे आपकी समझ है, आपकी ग्रामर गलत हो सकती है, लेकिन भाषा की समझ है तभी तो आप बातचीत कर पाएंगे ना। सो भाषा का जानना। अच्छा, अब ये जो मैसेंजर्स का उसने मुझे दिया, एक और चीज उसमें नहीं थी। यार आंख को जैसे हमने बचपन में चढ़ा पढ़ा था कि रेटिना छोटा सा होता है, वहां पे इमेज बनती है, ये इमेज ही टूट गई कि जी रेटिना तो बहुत बड़ा होता है, और वो तो एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको हम रेटिना समझते रहे। फिर आंख को पूरी तरह से जाना, आंख को समझा, फिर तो उसके बाद तो और अब एक नई जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद मैं आया तो मुझे एक और किताब मिली, व्हाट डू वी सी एंड हाउ डू वी सी। सो इट वाज अ कंप्लीट थिंग कि आंख से कैसे कैसे कम्युनिकेट होता है, 2 आंखें कैसे काम करती हैं, आप 2 डायमेंशनल कैसे देखते हैं, आपकी इमेज कैसे बनती है, सिनेमा कैसे बनता है, वो सारी चीजें आज समझ में आ गई। कि आप प्रोस्पेक्टिव को कैसे देखते हैं। सो आंख की पुतली का छोटा होना, बड़ा होना, न्यू विजुअल लैंग्वेज केम इन एग्जिस्टेंस। और जब मैंने उसको ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वेस्टर्न भारी किताबों में उसके बारे में चर्चा है। हमारे यहां उसको 1-2 लाइन में बात करते हैं, जैसे आप बार बार कहते हैं जी विजुअल फटीग। आप कहते हैं जी कि लाइट को बंद करते हैं आप तेज से तो झटका आता है। इस झटके को एक्सप्लेन कोई नहीं करता।
तो मैंने ये सब जानना शुरू किया। एंड नाउ व्हेन यू से कि अच्छा मेरा प्रोसेस क्या है, हाँ अब इस प्रोसेस को मैं डिफाइन कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई, और इसमें अलकाजी साहब का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैं लाइट्स की तरफ घूमा तो कहीं ना कहीं अलकाजी ने मुझे और पुश करना शुरू किया। और अलकाजी साहब ने एक लाइन कही थी कि थिएटर में हर तरह के आदमी के लिए जगह है, तुम्हें अपनी जगह ढूंढनी है अपने टैलेंट के अनुसार। और जब मैंने लाइट्स करना शुरू किया तो शायद वो दूसरों से उस तरीके से बात नहीं करते थे जैसे वो बात मुझसे करते, छोटी छोटी चीजों का। और मैं टेक्निकली कोई चीज गलत कर दूं, जैसे प्रोजेक्ट है, सो मेरे प्रोजेक्ट की फाइल तो फेंक देते थे कि मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं। सो ही वॉज कॉन्स्टेंटली पुशिंग। बहुत सारे इंसिडेंट्स है, अगर वो कहूंगा तो बहुत ज्यादा ही देर। सो ही वॉज कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेनिंग इट, और वो बार बार कहते थे कम्युनिकेशन है, तुम्हें ये तय करना है कि तुमने कैसे अपना आइडिया दूसरे दिमाग तक पहुंचाना है। सो नाउ अब ये, और फिर उन्होंने एक चीज बहुत सुंदर कही, कहते ये सारी टेक्नोलॉजी जो सीख रहे हो, आर्ट का सिर्फ डिफरेंस ये है कि यू नो द होल साइंस, बट दैट साइंस इज एट बैक ऑफ योर माइंड एंड क्रिएटिविटी कम्स फ्रंट। उस क्रिएटिविटी को जब वो बैक ऑफ द माइंड से आप लेके चलेंगे, जब आप उस टेक्नोलॉजी को, उस समझ को, उस थॉट को लेके चलेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन परफेक्ट होगी। जो आप सत्यजीत रे की फिल्मों में देखते हैं, जब हम बार बार बात करते हैं, जब एनालाइज करते हैं आप सत्यजीत रे की फिल्मों को, तो आप कहते हैं कि यार एक पत्थर तक उसने इसलिए शूट किया कि वो कुछ कह रहा था। और आप ऊपरी तौर पे देखना चाहें तो बड़ी ऊपरी सी पिक्चर है, ऋत्विक घटक जी की पिक्चर है। जितने आप क्लासिक्स देखते हैं उन सब में आप यही चीजें देखते हैं बार बार, कि जाने अनजाने एक दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। सो एनीवे, अब मैं अपनी टोटल स्ट्रेट अपनी उसकी तरफ आ जाता हूं कि मैंने, अब ये मेरा पर्सनल है। जब मुझे कहा जाता है कि तुम इस नाटक की लाइट्स करोगे या इसका सेट करोगे, तब मैं 3 सवाल मेरे दिमाग में फौरन आ जाते हैं जो मैं पूछता हूं, अपने आप से भी और कहीं ना कहीं दूसरे से भी। मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछ, यार तुम मुझे किस लिए बुला रहे हो? तुम जब बुला रहे हो मुझसे क्या चाह रहे हो? मेरा नाम चाह रहे हो? जैसे एक ऐसी भी प्रोडक्शन थी जिसमें उन्होंने मेरा नाम ही इस्तेमाल किया, मैं कहीं नहीं था, बहुत पहले ही हुआ था। एक इवेंट हुआ जिसके लिए उन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया, और मुझे बाद में देखा, मैंने जब चिल्लाया मैं, तो कहा यार तुम उसकी फीस ले लो। अच्छा यार ये भी ठीक है, क्या है? मतलब नाम बिकता है, अशोक सागर भगत जी का नाम बिक रहा है। टचवुड वो बिका है। जी। तो अब ये चीज है कि जी आप मेरे को नाम के लिए बुला रहे हैं या मेरे काम के लिए बुला रहे हैं। काम के लिए तो आप किस तरीके का काम मुझसे चाह रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। फिर मैं ये देखता हूं कि अच्छा यार, अब जैसे बहुत सारे काम मैंने किए जिसमें मैंने कोई पैसा नहीं लिया, और बहुत सारे काम मैंने ऐसे किए जिसके कारण थिएटर के एक्चुअली रेट बदले। क्या विश्वास नहीं करेंगे कि 86-7 में मैंने लोगों से लाख लाख रुपया लाइट डिजाइन कर दिया। इंग्लिश प्ले की लाइट डिजाइन कर रहा हूं, तो मैंने कहा मुझे लाख रुपया चाहिए कि आप अपना नाम बना रहे हैं तो मुझे इसके लिए पैसे दो आप। और वहां पे आज भी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जैसे अपना पंजाब में आत्मजीत सिंह है, बहुत सीरियस काम करते हैं, वो जब बुलाते हैं मैं गाड़ी लेके फौरन पहुंच जाता हूं। और ठीक है, उनके साथ रहना होता है, अपना बहुत बढ़िया देसी आदमी है, पर हाँ एक अच्छा काम करके आता हूं जिसकी मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बुलाते हैं। दिल्ली थिएटर में मैं काम करता रहा, और जिसमें मैंने कभी ये नहीं कहा मुझे क्या चाहिए। सो आई एम वेरी श्योर कि मुझे 3 चीजें मिलनी है किसी भी काम करने में: पैसा मिलना है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलनी है, और एक नाम मिलना है। जैसे एनएसजी के जो काम हमने किए, उन्होंने मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन दी। थिएटर आर्किटेक्चर का मैं टीचर था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत सारे प्लेस की लाइट्स में करता रहा, सेट्स करता रहा। स्पेशली जैसे त्रिपुरारी के सारे प्लेस की लाइट्स सेट्स मैंने किए, बज्जू भाई के प्लेस की लाइट सेट मैं करता था। सो इस तरीके से बहुत से लोग जो भी कहता था, तो ये देखता था अच्छा इन 3 में से मुझे क्या मिल रहा है, कि जी मुझे या तो मिलेगा पैसा मिलेगा,
जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, फिर मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो अभी मैंने दिया, तीसरा है नेम एंड फेम मिलेगा। कई कामों को आपको वो काम दूसरी तरह से आपको बहुत बड़ा नाम दे जाते हैं, उसके बारे में चर्चाएं होती हैं, उसके बारे में दूसरी चीजें होती हैं। सो मेरी कांस्टेंट लड़ाई यही रही कि जी इन तीन में से मुझे क्या मिलेगा, और ये नहीं कि तीनों साथ मिलती हैं, किसी में कोई चीज कम, किसी में कोई चीज ज्यादा, किसी में कोई चीज कम। सो ये मेरा पहला प्रेफरेंस लिया। इसके बाद अब ये जब क्लियर हो गया, तब मैंने उस काम को ज्वाइन किया कि मेरी फ्रीडम कितनी होगी। और जैसे आप कहते हैं यार, हाँ मैंने 11 लाइट में भी शो किए और 111 लाइट में भी शो किए। मेरा ये भी कहा जाता है कि मैं सबसे ज्यादा लाइटें इस्तेमाल करता हूं, जबकि बहुत सारे प्लेस में ऐसे बता दूंगा जिसमें मैंने बहुत कम लाइट्स इस्तेमाल की। सो दोनों तरह से किया है। इवन बज्जू भाई के लिए मैंने अंधा युग किया था गुवाहाटी में सीगल थिएटर के साथ, उसमें तो हमने वहां से लोकल चीजें इस्तेमाल की थी, कॉम्टालक्स लैंप्स इस्तेमाल किए थे, टोकरियां इस्तेमाल की थी, स्नूप्स इस्तेमाल किए थे, लाइटें थी ही नहीं। और उसके भी इफेक्ट्स बहुत माने जाते हैं। कहीं मुझे पता होता है ये चर्चा आएगी तो मैं शायद आपको कहता स्क्रीन शेयर करते हैं और ये दिखाता मैं। सो उस तरह के भी मैंने दोनों तरह के काम किए। तो मैं, ये भी मेरा सवाल होता है, अच्छा कितनी इक्विपमेंट मिलेगी, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी चीजें मैं लगभग पहले फाइनलाइज कर देता हूं। जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। जब मैं क्वालिटेटिव काम करना चाह रहा हूं तो मुझे टाइम तो चाहिए यार। अगर क्वांटिटी है तब नहीं चाहिए। लाइटें टांगनी है तो टंग जाएंगी, पर जब मैं कहता हूं अच्छा काम करना है तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो मैं उस सब की बात करता हूं। ये समझने के बाद मैं डायरेक्टर से ये पूछता हूँ कि यार तू स्क्रिप्ट पे क्या ढूंढ रहा है, और डायरेक्टर अपने बारे में बताता है मैं क्या इमेज लेके चल रहा हूं। जैसे एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस और शेयर कर देता हूं। मैं बहुत लंबा तो नहीं जा रहा, नहीं नहीं थोड़ा प्लीज। शॉर्ट करूं। नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी है सर। अच्छा, जैसे उसमें क्या था, जमील अहमद जो जिनकी मैंने बात की, वो थर्ड ईयर में जा रहे थे, और थर्ड ईयर के फाइनल में उन्होंने प्रोडक्शन तय की कि वो करेंगे हाय वदन। हाय वदन एक इंटेलेक्चुअल माइंड और एक फिजिकल माइंड, उन दोनों की स्ट्रगल और पद्मिनी की स्ट्रगल, कहीं ना कहीं ये हमारी सबकी जिंदगी में ये पहलू आता है, ये पहलू उनकी जिंदगी में भी आया। और उनकी जिंदगी में वो वाला सीक्वेंस कहीं ना कहीं इस तरीके से आया जहां पद्मिनी वापस आती है कपिल कपिल दिमाग और देवदत्त शरीर के पास जंगल में। सो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी पर्सनल से वो बहुत ज्यादा जुड़ता था। तो कहते हैं यार एक इमेज है ये मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों ये अगर निकल आए तो मजा आ जाए। मैं क्या है, तो मुझे सुबह सुबह उठा के सर्दियों के दिनों में वो मुझे इंडिया गेट ले गए। सो हमारे स्कूल के पास से वो कर्जन रोड निकलती है, कर्जन रोड के पेड़, और उसके एंड में उन्होंने खड़ा कर दिया मुझे। तो जैसे वो धूप आई धुंध में से वो रेस बनी हुई, और वहां से वहां तक की जर्नी, तो कहते हैं यार इमेजिन कर पद्मिनी इसमें से आ रही है। डन। सो एक रैंप लगाई गई, उसपे बहुत सारी लाइटें चेंज की, और पद्मिनी उस पे से आती है पत्तों को छूती हुई, चीजों को छूती। मेरा ख्याल है उससे बढ़िया विजुअल आज तक मैंने नहीं बनाया। इवन लोगों ने उसके बारे में कहा भी, जो एग्जामिनर्स थे, जो देखने वाले थे बाद में, कि यार ये समझ नहीं आया इतना बड़ा रैंप सिर्फ एक सीन के लिए, ये हमने मेघदूत में किया था। सो दीज आर द इमेजेस। फिर यही मैं त्रिपुरारी की इमेज बतलाना चाहूंगा। त्रिपुरारी मुझे ले गई, हम कर रहे थे जी ओथेलो का अडेप्टेशन हमने किया था। मौन एक मासूम सा, मौन एक मासूम सा एक वर्कशॉप से निकली हुई प्रोडक्शन थी, जिसको जो है वृंदावन में
उसको किया गया था। और वृंदावन का एक मंदिर है, शायद आपने सुना होगा, जो सुनी सेज है जहां पड़ी हुई, जिसके ऊपर वो चीजें पड़ी हैं। सो उस मंदिर को मुझे ले गई, कहती मौन एक मासूम सा, मैं डेस्टिमोना को राधा की तरह देख रही कि वो सेज नहीं चढ़ी कभी। सो वो जो सुनी सेज है और वो जो इंतजार है, मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है। सो उस प्ले में भी जो हमने एंड में किया था, दैट वाज दैट ओनली, कि वो जो उठती है वो इमेज, कि जो बेड जो उठता है एंड में डेस्टिमोना का, सो दैट वाज इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मुझे इवन मोहन जी के 3-4, मोहन जी के साथ मैंने ओथेलो 4 बार किया और उन्होंने चारों बार उसको अलग किया। सो चारों बार उनकी इमेज अलग थी, उसकी ट्रीटमेंट अलग थी। सेम आइंस्टाइन 2 बार हुआ है। पहली बार वाला आइंस्टाइन इज टोटल अ क्लास, दूसरी वाला आइंस्टाइन जो है वो आपको एक दूसरे लेवल पे लेके जाता है। तो उस तरीके से उनकी चीजें, उसके इंस्ट्रॉन्स उन्होंने चेंज किए। सो ये जो बात है, ये मैं डायरेक्टर से पूछता हूं, ये इमेजेस डायरेक्टर की मैंने ले ली, मैं इसको संभाल सकता हूं या नहीं। उसके बाद मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं आपके रिहर्सल्स को देखता हूं। और मैं एक ऐसा डिजाइनर जो बहुत रिहर्सल्स देखता, बल्कि लोग कई बार इरिटेट हो जाते हैं, यार तू तो, क्योंकि वो टाइम होता है जब हमारा डायरेक्टर चाहता है पॉलिशिंग करे, और उसको कहीं ना कहीं मैं ब्रेक लगवाता हूं कि यार चीजें फाइनलाइज कर दे, इसके आगे बदलेगा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वो मैं बहुत करता हूं। और उसके बाद स्क्रिप्ट से और उन रिहर्सल से इमेजेस लेके इमेजेस डिस्कस करता हूं, और ये इमेजेस मेरी डायरेक्टर से डिस्कस होती हैं। और पहली या दूसरी मीटिंग में मैं कहता हूं दिस इज द टाइम आई कैन क्विट, क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ डायरेक्टर्स को मैंने कहा यार मैं तुम्हें सूट नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में और तुम में क्लैश है, और ये बहुत अर्ली पीरियड है, तो तुम और आदमी देख सकते हो, मुझे निकल जाने दो, क्योंकि तुम्हारे तरीके में और मेरे तरीके में क्लैश होगा, हमारी दोस्तियां टूटेंगी। मैं अब नाम नहीं लूंगा लोगों का। तो बड़े प्यार से मैंने कहा मुझे जाने दो। पर हाँ, जैसे ही वो स्टेज गुजर गई, मैंने 2 या 3 रिहर्सल आपकी देख ली एक बार, यानी मैं कच्ची रिहर्सल में आ रहा हूं, अभी आपका प्ले नहीं बना है, अभी आप प्ले को रिहर्स करना शुरू कर रहे हैं और मैं रिहर्सल में पहुंच जाता हूं। जबकि लोग कहते थे लाइट डिजाइनर का क्या काम है, मैं कहा यार यही तो मैंने देखना है कि तुम कहां इमेजेस बना रहे हो, और तुम में और जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे इस प्रोसेस को और डेवलप करता, और फिर होता है कि अच्छा मैं क्विट कर गया तो क्विट कर गया। अगर मैं क्विट नहीं किया हूं तब तो प्यारे आई एम द डायरेक्टर। जितने भी डायरेक्टर से आप बात करेंगे, आप कहेंगे हाँ अशोक बहस करता है, अशोक बात करता है, अशोक समझता है, बट ही डिलीवर्स व्हाट द डायरेक्टर सेज, बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। कि हाँ, ये भी कई डायरेक्टर्स के साथ हुआ है कि मैंने ये कहा कि ये मेरा लास्ट वर्क है तुम्हारे साथ, मैं दोबारा काम नहीं करूं। जैसे ऐसे भी, क्योंकि आई कुड अफोर्ड दैट लग्जरी तो मैंने ऐसा भी किया है कि जैसे कई डायरेक्टर्स को मैंने कहा यार दोबारा तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, कहा या नहीं कहा, तो जब जब उन्होंने दोबारा मुझसे बात की, मैंने बड़े हम्बली कह दिया कि सॉरी यार, मैं इस जगह बिजी हूं या उस जगह बिजी हूं, मैं टाइम नहीं दे सकता। सो दिस इज हाउ आई वर्क ऑन अ प्ले। बाकी तो 11 पॉइंट्स जो हैं मेरे ख्याल वो डिस्कस करने का मतलब नहीं। कोड इन कोड अगर कहें सर, तो जो कहा जाता है आपके लिए कि रियलिस्टिक लाइटिंग, रियलिस्टिक एक शब्द जुड़ा है आपके काम से, ये अमूमन और किसी के साथ नहीं जाता, करते सभी हैं लाइटिंग, लेकिन ये जो रियलिस्टिक लाइटिंग की बात की जाती है वो हमेशा आपके नाम के साथ जोड़कर की जाती है। और जो आपने अभी कहा इमेजेस की बात, ये जो इमेज क्रिएट करने की बात होती है, आपसे बेहतर अभी तक कोई भी हिंदुस्तान या जिनके भी काम को हम जानते हैं, कोई भी ऐसा नाम अब तक हम लोगों के सामने नहीं आ पाया। तो ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है, ये जो इमेजेस क्रिएट करने की बात है, ये दूसरे लोग आज नहीं फॉलो कर पाए। हाँ, देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा अल्टीमेट है, बहुत से लोगों के काम मैंने देखे और बहुत अच्छे लगे। मेरे अपना गुरु जमील अहमद बहुत अच्छे काम करते थे।
मैं उनके काम की बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत मजा आता है उनके काम को देख के। फिर आई वुड इवन से राजेश सिंह के भी काम जो मैंने देखे उनमें मुझे अपने आप में बहुत मजा आया। राघव बहुत अच्छा काम कर रहा है। राघव मिश्रा भारतेंदु का ही स्टूडेंट रहा है, और मैं ये भी प्राइड लेता हूँ, मैं कह देता हूँ मेरा स्टूडेंट है। वो मानता है या नहीं ये तो उससे पूछना पड़ेगा। नहीं, मानता है, वो मानता है, बिल्कुल मानता है सर। आपके शागिर्द भी तो हैं आपके साथ में, ऐसे तमाम शागिर्द हैं आपके जो काम, लेकिन वो भी इस बात पे हैरत करते हैं कि हम वो नहीं पकड़ पाए। हम करना सीखा हमने, अशोक जी से हमने लाइटिंग करना सीखा, डिजाइन करना सीखा, लेकिन उनके पैटर्न को पकड़ पाना हमारे लिए अभी भी बामुश्किल है। यार वो अब राघव ने बाद में आके शुरू किया। वो एक और मैं एग्जांपल दूंगा, वो मेरे स्टूडेंट नहीं है लेकिन स्टूडेंट हो गए। जैसे एक तो अब लेक्चरर है दीपांकर एनएसडी में, और एक है रणधीर। रणधीर ने मेरे साथ बहुत काम किया एज असिस्टेंट। रणधीर पटना के लड़के हैं, सो बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं। सो उसके साथ उसको शुरू में मुझसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, यानी शुरू में तो नहीं पर कुछ काम करने के बाद, कि यार आप अटक क्यों जाते हो इतना। फिर वो बैठा मेरे साथ, दीपांकर का भी, तो मैंने उसको आइज की जर्नी बतलाई कि मैं आंख की क्या भाषा लेके चल रहा हूं। और जैसे उन्होंने ये दो जर्नी सुनी, वो तो पगला गए कि यार आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सो एक्चुअली दैट कम्युनिकेशन इज विच इज मेकिंग डिफरेंस। पर जब आप कहते हैं रियलिस्टिक, नहीं, मेरी लाइटिंग रियलिस्टिक नहीं थी। मेरी लाइटिंग एक प्ले के साथ ब्लेंड करती है। जैसे मैंने बैलेज की भी लाइटिंग बहुत की, मैंने कुमुदनी जी के साथ भी काम किया, कुमुदनी लाखिया जी के साथ। सो उनके कामों में शी लव्ड माय वर्क। उनके तो डांस थे, जैसे नृत्य खेली वो डांस था। फिर उन्होंने एक नाटक किया था, एक बैले किया था कुमुदनी जी ने, जिसके अंदर इट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ। और मुझे वो काम अपने आप में बहुत पसंद है। उस काम की खासियत ये थी कि जी जो डांसर है उसने व्हाइट पहना हुआ है, पूरा बैकड्रॉप चारों तरफ व्हाइट है, और सेम कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, जो कॉस्ट्यूम है वही विंग्स में लगा हुआ है। अगर जो लाइट वाले किससे भी पूछो वो कहेगा इससे बड़ी ब्लंडर ही नहीं हो सकती, कि जी इससे बड़ी ब्लंडर नहीं आप कर सकते कि आप ये कर रहे हैं कि जी सफेद और सफेद। तो उन्होंने ये मुझे कहा, मैंने कहा ये मैं चैलेंज लेता हूं और इसको मैं करूंगा, एंड आई एम स्टिल प्राउड ऑफ दैट। वो एक ऐसा काम है जिसके लिए सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुआ कि यार ये क्या काम किया। फिर एक और प्ले मैं बतलाना चाहूंगा, बच्चू भाई ने किया था दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय जो नाटक है वो, यार राइटर का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, अजय अजय शुक्ला शायद, रेलवेज में थे वो और नाटक भी लिखते थे। उनका लिखा हुआ ये नाटक है, हाँ अजय शुक्ला ही है शायद नाम। अगर मैंने गलती की हो तो प्लीज माफ कर देना। सो इस नाटक में सिर्फ दो कैरेक्टर हैं, एक लड़की और एक लड़का। इस नाटक को किया गया कमानी में, उसका सेट भी मैंने किया था, लाइट भी मैंने की थी, और सबको उम्मीद थी कि हम छोटे छोटे एरियाज बांट देंगे, कि दो लोग हैं। अब विश्वास कीजिए, कमानी में देवर एक्टर्स वर आल्सो वेरी ग्रेट। ये नहीं कहूंगा मैं एक्टर्स में कमी थी। प्रतिभा जी और यशपाल जी। यशपाल अपने हरियाणा वाले, बहुत बढ़िया एक्टर है। सो दे वर डूइंग द मेन रोल। सो ये दो एक्टर्स थे। तो ये अलग अलग जगह पे इवन एप्रन तक हमने यूज किया। और हाँ, मैं हाईलाइट डिफरेंस चेंज करता था, पर नाटक के ड्यूरिंग पूरा कमानी स्टेज लिट था और दो एक्टर। सो इट वाज नॉट एट ऑल रियलिस्टिक लाइटिंग। सो रियलिज्म में यस, इमेजेस मेरी बहुत अच्छी रही हैं, टचवुड। और उसका कारण वही है जो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि अच्छा यार, मैंने टेक्नोलॉजी को, मैंने साइंस को बहुत अपनाया।
कि जैसे जो मैं अपने काम की सबसे ज्यादा प्राइड लेता हूं वो ये है कि जी मैं 160 लाइटें यूज करूंगा। तो एक एक लाइट किस लिए यूज हो रही है ये मुझे पता है, और ये आपको मेरे साथ काम करने वाले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सारे टेक्नीशियन बतला देंगे। इवन मैं एक आदमी हूं जिसके लिए कमानी वाले टेक्नीशियंस लाइटें उतारने को तैयार होते हैं, लाइट को शिफ्ट करने को तैयार होते हैं, बाकी के लिए नहीं करेंगे। श्रीराम सेंटर वाले भी मेरे लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो चीज मैं कह रहा हूं कि ये अगर कर दोगे मजा आ जाएगा, तो मजा आता है, और वो भी कहते हैं साहब क्या बात है। अच्छा, मैं इस सारे का बहुत पेपर वर्क करता हूं। विश्वास कीजिए, मैं आज तक जो लास्ट काम मैंने किया है मैं उसका आपको पूरा पेपर वर्क दिखा सकता हूं कि जी मैंने लाइटिंग प्लॉट बनाया है, मैंने डिमर डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, मैंने पूरी क्यू शीट बनाई है। पहले मैं हाथ से लिखता था, अब मैं कंप्यूटर पे करता हूं, ऑटो कैड ड्राइंग्स बनाता हूं और पूरी डिटेल ड्राइंग्स। तो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं जब हॉल में जाता हूं तो मैं अपनी प्लॉटिंग का जो ड्राइंग है वो साथ लेके जाता हूं, और उसके साथ मैं लेके जाता हूं अपना डिमर डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं उन लोगों के हाथ में जाके देता हूं कि ऐसा है दोस्त, अब तुमने काम करना है, मैं नहीं यहां खड़ा हूं। इंची टेप से नाप के, क्योंकि ये ड्राइंग पूरी स्केल में है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट तुम्हारे हॉल के हिसाब से है। और मेरा थिएटर को ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जिस जिस थिएटर में मैंने काम किया है उसकी प्रॉपर ऑटोकैड ड्राइंग मैंने बनाई है, और जो डिस्ट्रीब्यूट किया लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम थिंग वाज कैरिड आउट बाय रणदीप, उसने पूरे, उसके बाद पूरे बिहार के आपको मिल जाएंगे ऑटोकैड ड्राइंग्स, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सो ये चीज मेरे पास थी, तो मैं वो ड्राइंग देता हूं और कहता हूं प्यारे इंची टेप से नाप के ये लगा देना, और उसके साथ तुम्हारे पास दूसरा नक्शा है, इसमें तुम्हारे पास कौन सी लाइट कौन सी एरिया में पड़ रही है, रफ एडजस्टमेंट कर देना। तो रफ एडजस्टमेंट हो जाती है। जैसे आपने नॉर्मल लोगों को देखा होगा कि लाइटें वो एडजस्ट करवाते हैं तो सीढ़ी यहां से वहां जाती है, वहां से वहां जाती है, वहां से वहां जाती है। मेरा ये नहीं होता, मेरा होता है सीढ़ी इस तरफ लगा दो, जैसे बार पे आप चढ़ रहे हैं इस तरफ लगाओ, एक एक करके लाइटें एडजस्ट करते चले जाओ, क्योंकि मेरे पास उसका नंबर है, उसकी एग्जैक्ट स्पेस, उसकी एडजस्ट एग्जैक्ट उसकी वो भी लिखी हुई है कि जी ये कहां एडजस्ट होगी। जैसे डिग्री प्रोफाइल, लोग वैसे डिग्री प्रोफाइल बात करते हैं, मेरी ड्राइंग के अंदर लिखा होता है कि यहां मुझे 19 चाहिए या यहां मुझे 27 चाहिए। सेम लेंस लगाओगे सेम इफेक्ट आएगा। सो वो एक, क्योंकि उस साइंस को मैंने समझा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इस टाइम हमारे स्टूडेंट्स को ये कर रहे होना चाहिए, जो हम बार बार कह रहे हैं कि अच्छा यार ऑनलाइन क्या करोगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसकी थ्योरी अब पढ़ रहे होना चाहिए आपको। जी, जैसे आपने दूसरा अध्याय बताया, दूसरे अध्याय में 2 लोग थे, लेकिन एक उदाहरण आपके काम देखिए, आपके काम कहाँ तक जाते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। मीता वशिष्ठ का एक सोलो नाटक जिसमें इमेजेस की आज भी लोग मतलब चर्चा करते हैं। मीता को मैं नहीं जानता था। मीता मोहन जी के पास गई कि अच्छा ये दिल्ली में शो कर रही हूं तो कोई बतलाओ, तो उसने कहा ऐसा है तेरा नाटक बदल जाएगा, तू उसके पास जा। तो मीता मेरे पास आई कि मोहन जी ने आपके पास भेजा है, तो इसका ये करना है, लाइटिंग करनी है, और मैं नीचे वाला जो थिएटर है उसमें कर रही हूँ जो हैबिटेट सेंटर में। तो मैंने कहा तुम्हारे पास बजट क्या है, तो उसने कहा बजट अनलिमिटेड है, और मैं सोलो कर रही हूँ। और इसकी रिहर्सल्स देखने के बाद, क्योंकि उसको बंसी जी ने भी उसमें, बंसी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, फाइनली उसने खुद किया था वो पूरा प्ले, लेकिन तो बंसी जी ने भी उसमें बहुत काम किया क्योंकि उसकी स्क्रिप्टिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो इन सब ने कहा इसमें इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ सोलो, पर सोलो में वो मल्टीपल इमेजेस निकलती है और वो मल्टीपल थॉट्स निकलते हैं। तो अब ये तय हुआ कि इसको एक अलग सी स्पेस में करेंगे। जनरली वो स्पेस बनती ही नहीं, सो इट इज जस्ट 20 लाइट्स बट 20 डिमर्स
वो जो है आपकी एक लाइट जो है एक डिमर पे ही है, और मैक्सिमम 20 होती थी उसमें, और हमने 14 लाइट में भी उसको किया है। जैसे वो जो मैं आपको एंगल की बात कह रहा हूं कि जो उसके फुट पे लाइट लगी हुई थी सेंटर में, वो लाइट हम पहले यहां पे एक लाइट है, उसके ऊपर दूसरी लाइट है, उसके ऊपर तीसरी लाइट है, और तीनों के लेंसेज अलग अलग है। और इसका जो लाइट्स का सिलेक्शन होता था, ये होता था यही चाहिए, और ये प्रोफाइल्स हमारे साथ जाती थी, और ये हम हॉल पहले से तय करते थे, जिस भी हॉल में वो किया है, इस हॉल में किया जा रहा है, इस हाइट पे लाइट लगेगी, और क्योंकि वो इतनी दूर है इसलिए इतनी डिग्री प्रोफाइल लगेगी। सो दैट वाज, क्योंकि बॉम्बे में इसके काफी दिक्कत आई थी। बॉम्बे में हमारे एक दोस्त है, उन्होंने लाइटें सप्लाई की थी, तो शुरू में तो उन्हें यही लगा कि जैसे बाकी में देते हैं, उन्होंने मुझे दे दी। मैं कहा ये तो काम नहीं करेगी दोस्त, ये तो तुझे लाइट बदलनी पड़ेगी। और जब वो लाइटें बदल के जो मेरी वाली लाइटें लगाई गई, तब उसने कहा वाकई यार ये तो हमने आज तक सोचा ही नहीं था। सो इट वॉज एज शी क्रॉसेज अ जोन देयर इज अनदर लाइट, और उसके घूमने के साथ लाइट बदल। सो इट इज इमेजिनरी। ये सब ऐतिहासिक काम है, ये चर्चा इनकी तो हमेशा होती रहेगी, क्योंकि ये दिलो दिमाग में सबके जिंदा है, वो अमिट हो गए हैं, मतलब वो मिटते नहीं है। तो उसी सिलसिले में सर बात आगे बढ़ाता हूँ कि आपने प्ले भी डायरेक्ट किए, रामेश्वर प्रेम जी का एक नाटक आपने किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका अनुभव? देखो, जब हम स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलते हैं तो बहुत सी चीजें इमीडिएटली करते हैं स्कूल ऑफ ड्रामा से, और स्कूल ऑफ ड्रामा की ड्यूरिंग भी एक्चुअली मैंने प्ले डायरेक्ट किए। जैसे हम जब सेकेंड या थर्ड ईयर में आए तो छुट्टियों में काम करना अलाउड था, तो मैंने बाहर प्ले डायरेक्ट किए। जैसे मैंने सागर सरहदी जी का दूसरा आदमी भी डायरेक्ट किया था। फिर मेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं करता था, जिसने एक्चुअली मुझे बहुत ग्रोथ दी, शायद मोहन जी से उसी चीज ने मुझे मिलाया। मेरा जो यूथ है, एक तो हिमाचल में भी था, स्कूल सैनिक स्कूल के अलावा हिमाचल में, क्योंकि मेरे फादर ट्राइफिकेशन में हिमाचल में चले गए थे, तो हिमाचल में बहुत घूमा। और फिर उन्होंने एक अच्छे समय में एक मकान बना दिया था चंडीगढ़ में। सो मेरा जो मेन यूथ है वो चंडीगढ़ में भी था, तो चंडीगढ़ से मुझे बहुत प्यार है, बहुत वो सिटी अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने कहा, उन्होंने मकान बनाया था, तो मकान हमारे पास था, उसमें एक कमरा हमारे पास था। तो जैसे ही गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मैं मोटरसाइकिल उठाता था, सामान रखता था उस पर, और मैं चंडीगढ़ पहुंच जाता था। तो चंडीगढ़ पुराने दोस्तों के साथ मिलना, और कहीं भी कुछ भी काम करना। तो उन दिनों मैंने चिल्ड्रन थिएटर में बहुत काम किया, और इसी समय मोहन महर्षि जी से मेरी पहली मुलाकात हुई, तो उनसे कुछ बातचीत हुई। फिर धीरे धीरे उनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने मेरे काम को समझा। उसके बाद मोहन जी मेरे वन ऑफ द मेन पैट्रन्स हैं, और शायद SNA अवार्ड मिलने के का भी कारण वो है, कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनका उन्हीं दिनों मैंने सांप सीढ़ी किया था। सांप सीढ़ी की लाइट्स मैंने की थी, और उसमें कुछ ऐसा रहा कि जो मैं डायरेक्टर से साथ डिस्कशन की बात करता हूं, तो मोहन महर्षि जी से बातचीत हुई, तो मैंने उनको कहा, मोहन जी अगर हम ये चीज चेंज कर देंगे तो बहुत मजा आएगा। मोहन जी ने कहा अच्छा 2 दिन बाद बात करेंगे। दूसरे दिन उनका फोन मुझे फिर से आ गया, आजा अशोक बात करनी है। मैंने बात किया, दोबारा से उन्होंने वो बात समझी। जैसे उसके अंदर बहुत सारे सीन है, वो एक नॉवल की एडेप्टेशन है और बहुमुख में की जा रही थी, तो बहुत सारे छोटे छोटे सीन है, तो लोग निकलते थे, आते थे, इट वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। तो मैंने उनको कहा यार हम एक जगह से उठेंगे, नाटक का सीन खत्म होगा और दूसरी जगह एक्टर तैयार होगा। तो ये मैंने उन्हें कहा, और हम उसमें डिस्ट्रैक्शन और डाल सकते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स कहीं आ सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं।
सो मोहन जी ने दूसरे दिन मुझे बुलाया, कहते अशोक चंद जरा इस सेट पे मुझे करके दिखा, तू क्या क्या कह रहा है। मैं कहते देखो ये ऐसे 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 करूंगा, जब मैं लिट करूंगा दूसरा एरिया इंटरफियर नहीं हो रहा होगा। और क्योंकि एक्शन यहां है और एक्शन बहुत एक्सट्रीम पे है, तो उस तरफ कोई देखेगा भी नहीं, लोग चुपचाप आके खड़े हो जाएंगे। सो दरवाजा रास्ता सब कुछ उड़ जाएगा। सो उन्होंने दूसरे दिन फिर से सुना, कहते अच्छा कल बात करेंगे। अगले दिन उन्होंने फिर वही बात मुझसे दोबारा से समझी और उन्होंने कहा अच्छा मुझे थोड़ा सा कहीं कुछ करके दिखा। मैं कहा लो सर, सर्कुलेशन यूनिट है, एनएसडी का है, हम करके भी देख सकते हैं। तो अभी प्ले से कोई शो से 10-12 दिन पहले की बात है। सो वो किया गया एंड ही लाइक्ड इट, ही सेड वी आर गोइंग विद इट। सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया गया। जैसे पीछे वो टाइप हो रहा होता था कुछ, तो वो डिस्ट्रैक्शन वो भी उठाते थे हम। लेटर टाइप हो रही है, दूसरी चीजें टाइप हो रही हैं उस पर, मैसेजेस आ रहे हैं उस पर, और वो जो है क्योंकि अब इस टेक्नोलॉजी को मैंने समझ लिया था, जान लिया था, उसके आगे काला नेट था, काले नेट के पीछे स्क्रीन थी जिसपे हम प्रोजेक्ट करते थे, बैक प्रोजेक्शन। तो वो जो है नॉर्मली जब भी देखते थे वो काली स्क्रीन थी और कोई रिफ्लेक्शन नहीं आती थी। सो इस तरीके से उसको करके दिखाया और वो बहुत गजब निकला। जब मोहन जी से प्रेस ने बात की कि यार जब नाटक हुआ तो मोहन जी से बात की गई, और ये मेरा पहला ऐसा टाइम था जब आके प्रेस वाले लाइट वाले की आके इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने उस चीज का क्रेडिट जेन्युइनली मुझे दे दिया कि जी ये जो चीज है ये मेरे लाइट वाले ने करवाई है, और मैं प्ले के 50% क्रेडिट लाइट वाले, जो उनकी स्टेटमेंट में भी प्रेस ने कवर किया। और एवरीवन सॉ इट बाय दैट, यार एक इतना बड़ा डायरेक्टर ये कह दे। और वो जो इंटरव्यू छपा उसमें ये था कि ओके ही इज फेसिंग लाइक दैट एंड आई एम फेसिंग लाइक दैट, वी आर बोथ इन द सेम इंटरव्यू की जो आपके प्रोफाइल उसने अखबार वाले ने भी यूज किया। सो इट वाज दैट यू आर बीइंग नोटेड फॉर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। और यही चीज दूसरा अध्याय में बज्जू ने की थी, कहीं ना कहीं बजाज ने भी यही चीज की थी कि उसने लोगों को यही कहा कि ये प्ले अशोक के अलावा नहीं हो सकता, इस प्ले में जो लाइटिंग है वो इसका कमाल है, और जो सेट है वो कमाल है। कि वो जो डिमिनिशिंग चीजें बनाई गई उसके अंदर हमने गोल सफेद पे, यानी कमानी, पहले तो कमानी का पूरा हॉल हिट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कैनवस काट के उसके गोले काटे गए थे, और गोलों को हमने पीछे इन्फिनिटी में छोटा छोटा करते गए, आगे इमेज को बड़ा कर दिया। सो इसी ये जो एक प्रोस्पेक्टिव आप एडिशनल यूज कर रहे थे, वो उसमें बड़ी गजब चीज निकल के आई थी सेट। और उसको जब लिट किया तो इट वाज दैट यू आर प्लेइंग ऑन अ यूनिवर्स, यू आर नॉट प्लेइंग इन दैट प्लेस, यू आर नॉट प्लेइंग इवन इन आर्ट, यू आर प्लेइंग ऑन यूनिवर्स। तो इट वाज दैट कि अच्छा जी डिफरेंट डिफरेंट पूल्स उनके अंदर नाटक हो रहा है और वो डिमिनिश हो रहे हैं एंड तक। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आपके असली सवाल को छोड़ दिया मैंने। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि देखिए एक चीज और बहुत बहुत बुरी होती है हम टेक्नीशियंस के साथ। एनएसडी ने अपना 50वां साल बनाया, उन्होंने जितने आपके एसएनए अवार्डीज थे सबको कहा कि आप अपना काम दिखाएं। तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इनवाइटीज। अब मुझे कहा गया मेरा काम दिखाओ, एक्चुअली काम वही होना चाहिए जिसके लिए मुझे एसएनए अवार्ड मिला है। सो यहां पे जो है मैंने, जब वो हुआ कि अच्छा जी एज ए अवार्डी इन्वाइटेड हूं, तो हाँ मैंने मीता वाला प्ले करवाया वहां पे, क्योंकि दैट टाइम एक तो उसको करवाना बहुत आसान था एंड इट वाज अ ग्रेट प्ले, और मेरे काम के लिए बहुत अच्छा प्ले। पर जब नाटक हुआ उसके बारे में जो भी ब्रोशर निकला या जो भी चीज बनी, जो ट्रॉफी बनी, वो सब कुछ ऐसी ही रही कि यार मैं तो उसमें कहीं था ही नहीं, आई वॉज नॉट इवन इंट्रोड्यूस्ड। जो कहीं ना कहीं मीता को बुरा लगा और मीता ने मुझे बुलाया और उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि यार ये जो प्ले हो रहा है इस भारत रंग महोत्सव में, इट इज बिकॉज ऑफ हिज वर्क, आई एम शोइंग हिज वर्क।
और मीता और मेरे बाद में रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं और हमारे बहुत सारे जोक्स भी चलते हैं। तो आजकल नो डाउट उसका काम मैं कम कर पाता था क्योंकि उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गया। पर हाँ, वी हैव बीन इन कांस्टेंट टच, वो सदैव बातचीत होती रहती थी। तो इसका तो एक और मजाक है कि जैसे उससे पहले उसने मुझे कहीं बुलाया, मैं कहा यार देख, मैं हूं प्रोफेशनल, पहला काम मुंजी के लिए किया था पर उसमें भी मैंने पैसे लिए थे, अब तो मैं कहीं भी निकलता हूं तो ये मान के चल, एक तो मैं अच्छी जगह रुकूंगा, मैं आऊंगा भैया और मुझे तुझे कम से कम 10,000 रुपए दिन का देना है। और कहीं भी जाऊंगा तो 3 से 4 दिन लगेंगे, तो इसलिए तू दूसरा कोई आदमी ढूंढ ले। देन आई इंट्रोड्यूस राघव, तो राघव उसके काम मोस्टली करता है। तो यही कहती थी कि हाँ यार बड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने कहा वो तो है, वो तो है। सो ऐसे कई कामों में हुआ है, मैंने जब लोगों को कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, एक तो मैंने नौकरी कर ली है, दूसरा मेरे पास काम वैसे बहुत है और मैं डिजाइन करने में मुझे मजा आता है, उसके बाद शो रन करने के लिए आई एम वेरी एक्सपेंसिव, सो डोंट डोंट आस्क मी टू डू दैट। तो ये जो है कांस्टेंट रहा। तो उस नाटक में उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। जो मैं मजाक कह रहा था वो ये था कि जब उसको मैंने कहा कि यहां पे होना है नाटक, तो हंसने लगी कि अशोक आज तक तो तुम मुझसे फीस लेता था, इस पर मैं तुझसे फीस लूंगी। मैं कहा हाँ यार, तू पूरे पैसे तू ले जाए, मुझे कुछ ना दे, जो एनएसडी देगा वो पूरे तू ले जाए। सो ये वो रहा जी। उसमें हमारा कहीं नाम नहीं था। अब यही चीज हुई थिएटर ओलंपिक्स के टाइम, फिर से हमें इनविटेशन आया। तो अब मैं आई वाज नियरिंग माय रिटायरमेंट आल्सो, और मैं अब चाहता था कि हाँ एक थिएटर ग्रुप बनाऊं फरीदाबाद में और मैं अब दूसरी तरह का काम करूं। तो ये तय किया कि अच्छा यार, यहां मेरी बैड लक रही, प्ले बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके फौरन बाद एज यू नो कि अगले साल ही कोरोना आ गया, तो हम ज्यादा चीजें कर नहीं पाए। तो वो नाटक बहुत अच्छा हुआ, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और अगर उस नाटक को देखें तो उसमें आपको कांस्टेंट डिजाइन दिखाई देता है। रादर शायद उस प्रोडक्शन की जो सबसे बड़ी कमी थी, या मैं कहूँगा अच्छाई भी थी, उसमें कोई भी प्रोफेशनल एक्टर नहीं था। उसमें मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यानी अगर आप उसके नाटक की कास्ट को देखेंगे तो उसमें फरीदाबाद में अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज रन करने वाले लोग हैं। और वो जो शूट फरीदाबाद में किया था आपने? हाँ, फरीदाबाद के एक्टर्स को लेकर, वही लोकल लोगों को? अच्छा। सो इट वाज अ बिगनिंग ऑफ अ ग्रुप। हमने और भी काम किए, जैसे हमने बच्चों की 2 वर्कशॉप्स की, नाटकों की रिहर्सल्स हो रही थी, हम शुरू कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सब कुछ बीच में अटक गया। उम्मीद करते हैं कि आपने संस्था बना ली है, हाँ रिटायर बिल्कुल। हो गए हैं, फरीदाबाद में हैं, शुरुआत आगाज तो हो ही चुका है, तो हम हाँ चाहेंगे बिल्कुल। कि ये इसकी निरंतरता बढ़ती रहे और बच्चों के साथ, बड़ों के साथ आपका निर्देशकी भी सामने आए उसी पुरजोर ढंग से, उसी परचम के साथ। सर, इतनी ज्यादा व्यस्तता, इतने मतलब एलीट काम, इतने भव्यता के काम के बाद भी इन्हीं दरमियान अशोक जी फिल्मों के आर्ट डायरेक्शन में चले जाते हैं। कुछ उन वो कैसे, मतलब वो एक इच्छा से या किसी के इशारे पे या मजबूर किए गए, कैसे? नहीं यार, ये फिल्मों का तो शायद इसका स्विच ओवर तो बहुत पहले आ गया था। एक हमारे थिएटर के एक मैनेजमेंट वाले आदमी थे, हैं, अभी वो हैं, सॉरी, सुदेश सियाल जी। सुदेश सियाल जी से हमारी मुलाकात हुई एक नाटक के ड्यूरिंग, और पता नहीं उनसे क्यों प्यार सा हो गया, उनको मुझसे हो गया, मुझे उनसे हो गया। मैं अगर ये कहूंगा कि हाँ वो मुझे अपने अडॉप्टेड सन की तरह ही ट्रीट करते हैं तो वो अतिशोक्ति ना होगी। सुदेश जी बहुत सारे काम करते थे। वो थिएटर से हट गए थे, उनकी एड एजेंसी थी और वो ज्यादातर फिल्म्स में काम करते थे। पुराने लोग आपको सुदेश जी के बारे में बहुत कुछ बतलाएंगे। जैसे दिशांतर के वो प्रोफेशनल मैनेजर थे, यात्रिक के वो मैनेजर थे। अगर आप कहते हैं थिएटर ग्रुप में कोई प्रोफेशनल मैनेजर रहा है तो वो रहे। फिर उन्होंने बहुत से नाटक ट्रांसलेट भी किए। साई प्रांजपाई के वो राइट हैंड मैन रहे।
तो पहली बार जो मैंने काम किया वो एक एम.के. रैना जी के प्ले में मैं काम कर रहा था, जे ओपनहाइमर में। तो उस समय इनको एक असाइनमेंट मिली, सुदेश जी को। सुदेश जी को एक असाइनमेंट मिली रेजर्स एज। तो इन्होंने कहा तू वहां चल मेरे साथ रेजर्स एज। मैंने कहा यार मैंने ये कमिटमेंट की हुई है। बोले अशोक तुमने पैसा कमाना है, तो ये एक ऐसा मौका है जब मैं तुझे साल भर का पैसा दिलवा दूंगा, तो तू चल। मैं कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो सुदेश जी के एमके जी से भी संबंध अच्छे हैं, वो एमके के पास पहुंच गए। एमके को उन्होंने ये बात कही कि ऐसे ऐसे ये काम है और मैं चाहता हूं अशोक करे। मेरे पास प्रॉप मास्टर की जो है, और वो प्रॉप मास्टर बहुत अच्छा है नो, और ये उसको साल भर सर्वाइवल दे देगा। वो कमिटमेंट की बात कर रहा है। तो उन्होंने जो है उससे बात की रायना साहब से, और उस दिन रायना साहब ने और वानी जी ने शाम को मेरी क्लास ली और कहा गया कि यू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन, सो आप जाइए वो काम। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। उसके बाद फिर उन्होंने गांधी की, गांधी में वो लोकेशन मैनेजर थे। तब सुदेश जी ने मुझे गांधी के लिए बुलाया, लेकिन गांधी के टाइम में एक अच्छी असाइनमेंट कर रहा था मैं मोहन जी के साथ। एक तो उनका आधे अधूरे कर रहा था उन्हीं के डिपार्टमेंट में, और एक प्ले जो है वो उन्होंने डायरेक्ट किया था जो अमेरिका और कनाडा जा रहा था, बैक इन 81। सो उस प्ले के साथ मैं अमेरिकन कनाडा जा रहा था, तो मैंने ये काम फिर नहीं किया। तो इस तरह ये बार बार मौके आते रहे। इसी के बीच ये आ गई बेंडेड क्वीन। बेंडेड क्वीन में तिग्मांशु दूलिया जो है वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। वो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर था, और क्योंकि वो उसकी इनिशियल वर्किंग में इन्वॉल्व था और उसका बहुत काम दिल्ली में होना था, कास्ट दिल्ली से थी, तो उसने जो है शेखर से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और उन दिनों इनिशियली ज्यादा कुछ काम हो नहीं रहा, और दूसरा ये था कि जी बेंडेड क्वीन वाज अ वेरी शॉर्ट टर्म फिल्म, 2 से 3 महीने में वो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा लेट्स डू इट। सो इट वाज लेट्स डू इट। और हम जो है शेखर जी के साथ हमने बेंडेड क्वीन की। इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। और उसके बाद ये भी बात हुई थी बॉम्बे आ जाना, मैं नहीं आऊंगा, सो दैट आई वाज ऑलवेज श्योर कि मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद इस तरीके से फिर जय गंगा भी सुदेश जी ने करवाई थी। सुदेश जी ने उसमें एज आर्ट डायरेक्टर मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो उस तरीके से थोड़े बहुत काम चलते रहे बीच बीच में, बट दीज वर ऑल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। दीज वर 2 months असाइनमेंट, और लकीली ये ऑफ सीजन में, जैसे हजारों ख्वाहिशें भी ऑफ सीजन में। और हजारों ख्वाहिशों में सुधीर मिश्रा बहुत पहले से जानते थे, तो वो भी दिल्ली में ही शूट कर रहे थे, तो ज्यादा चंक दिल्ली में था। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया कि आओ यार, पुरानी दोस्ती पुरानी चीजें। सो दिस इट वर्क। ये सारे तो सबका प्रेमाइज दिल्ली ही था, दिल्ली में ही शूट हुआ। लेकिन क्या अब जब से आप फारिग हो चुके हैं, कोई मुंबई बुलाता है आपको, मतलब वो फिक्स जैसे कि 2-3 महीने के अंतराल में काम खत्म होना है, तो आना चाहेंगे या आप? यार आई वुड लाइक टू वर्क एज एन आर्ट डायरेक्टर नाउ। मैं ज्यादा काम थिएटर में ही करना चाहूंगा। रात मेरा ख्याल है अगर आप सच पूछें तो मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थिएटर्स की मॉडिफिकेशन के लिए और थिएटर बनाने के लिए। कहीं ना कहीं हमने टेक्नोलॉजी को बहुत पीछे छोड़ दिया।
और यानी मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं ये कहता हूं कि यार अभिमंच ऑडिटोरियम एनएसडी ने बनाया, आप कोई भी एक्सक्यूज दें, अगर ये अभिमंच को परफेक्ट नहीं बना पाए थे कि उसको इतने साल बंद रहना पड़ा, उसके बाद यहां बंसी कौल को क्रेडिट जाता है, बंसी कौल को बुलाया गया था कि आप जो हैं इस थिएटर को रीडू कर दीजिए। He said, I am not the right person, अशोक भगत है, उसको बुलाओ। फिर मुझे बुलाया गया कि आओ इसका जो है आप इसको रीडू करो। और यानी जो थिएटर 6 साल तक कुछ नहीं हुआ था उसको मैंने चेंज किया, और वो पूरी तरह से मेरे दिमाग से नहीं चला। थोड़ी चीजें, ये हर थिएटर में होता है कि यार आप बेसिक प्लान बना देते हैं और लोगों को लगता है काम हो जाएगा। ये मुझे बहुत से लोगों से शिकायतें हैं, और जिसमें मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, वो सब बीच में हैं। जैसे इवन पटना का रविंद्र रंगमंच मैंने उसको किया, बहुत अच्छा काम हो रहा था, पर एंड में जब सब कुछ लगभग हो गया, अब क्या होता है, आपको सुपर फाइनेंस जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं ना हम सब दौड़ते हैं, पर मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड नहीं टूटा सर। हम सब दौड़ते हैं, हम सब क्रिकेट खेलते हैं, पर वो जो सुपर फाइनेंस है, और वो सुपर फाइनेंस बहुत छोटी सी होती है। यही चीज थिएटर में भी है कि वो सुपर फाइनेंस बहुत छोटी सी है। तो जो रविंद्र रंगमंच है उसकी मुझे ये सदैव मेरे दिल में ये दर्द रहेगा, यार पैसा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, अगर मुझे सिर्फ 6 दिन और मिल जाते वहां पे, और वो जो ठेकेदार के आदमी हैं उनको थोड़ा सा काम करना पड़ता, साहब ये थिएटर बहुत आगे होता है। इसमें ना कोई खर्चा होता क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन उसको 6 रात दिन काम करना पड़ता और 20-30 आदमी उसके लगते। उसने क्या किया है, बार पोजीशन गलत कर दी है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर आप उस हॉल को यूज करते हैं तो बार्स बिल्कुल एंड में आती है, जबकि बार्स का एक प्रॉपर डिस्टेंस था, एक प्लेसमेंट। सो वो जो काम करता है वो कहता है यार इसकी बड़ी प्रॉब्लम है ये। और ये हुआ था कि जी अंत के दिनों में वेंडर भी नहीं चाहता कि मैं वहां हूं, ये मैंने हर हॉल में देखा। और आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो नहीं चाहते, और उस समय कोई ना कोई हमारा सीनियर जूनियर आ जाता है जो कहता है जी मैं भी तो लाइटिंग करता हूं, मुझे भी तो पता है। अब मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन यही हुआ, यही अभिमंच में हुआ। अभिमंच की ट्रेजेडी ये रही, अभिमंच बहुत अच्छा हो जाता है इससे, क्योंकि वो प्लान बन गया, प्लान दे दिया गया। उसका ये था कि जी छत ऊपर जाएगी और ये 56 फुट ऊपर तक जाएंगे ट्रसेस। जब मैं स्ट्रक्चर अंदर खड़ा कर रहा हूं तो वो 56 फुट तक जाए, क्या दिक्कत है। सो ये बात हो गई कि जी अच्छा ये ऐसे होगा। और उसके बाद मुझे जापान जाना था, मैं जापान चला गया। तो हमारे जो दूसरे कंसल्टेंट थे, जिसमें हमारे ही दोस्त थे, दोबारा नाम नहीं लूंगा मैं, कहीं भी जो गलत चीजें उनके लिए नाम नहीं लूंगा, अच्छी चीजों के लिए लूंगा। तो अब ये हुआ कि जी मैं जब वापस आया तो पता चला जी कि वो तो 36 फुट पे ही डाल गई है ट्रस। कि जी क्या हुआ, जी ये हुआ कि वो छत नहीं उधेड़ी जा सकती। और इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे दूसरे कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि यार ही इज इंटरेस्टेड इन द फ्लाई स्पेस, फ्लाई स्पेस नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अब वही चीज आप बार बार उससे फेस करते हैं कि जी आपकी फ्लाई स्पेस नहीं है, आपकी विंग स्पेस नहीं है। क्योंकि जब मैं केकड़ा बना रहा था तो मैं केकड़े की वो मींस जो वो ट्रसेस उठाई है मैंने उसके अंदर, उसमें मैंने 8 ट्रसेस डिजाइन की थी कि 4 बाहर लगेगी तो बीच की दीवार आराम से उड़ जाती, तो आपके पास विंग स्पेस भी आ जाता। सो ये जो चीजें हैं मैं ये ज्यादा करना चाहता हूं। ये बहुत सारे ऑडिटोरियम, जितने ऑडिटोरियम में अराउंड में जाता हूं, मैं यही चीजें देखता हूं, यार इतनी इतनी गलतियां की गई हैं। बहुत बड़ा काम है सर ये, क्योंकि बहुतायत जितने भी ऑडिटोरियम तो आपको हर शहर में मिल जाते हैं, बड़े बड़े महानगरों में, लेकिन वो उस तरह से ऐप्ट नहीं है।
जिस तरह की आप जिस तकनीकी बातों को लेकर आप बात कर रहे वही मैं हैं, कह रहा हूँ, वाकई खामियां हैं उनमें, खामियां हैं। कहता है जी एजुकेशन से ड्रीम आता है। ये मुझे बहुत सुंदर बात लगी कि जी नॉलेज विल गिव यू अ ड्रीम। वो ड्रीम आएगा, ड्रीम विल क्रिएट रिसोर्स, देन द आउटकम विल कम। और जब मुझे कोई कहता है थिएटर क्या है, मैं कहता हूं थिएटर इज अ पॉसिबिलिटीज। आप उसमें जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज दे दे उतने अच्छे, और उसके सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े सॉल्यूशंस भी नहीं है। सो मैं ज्यादा अपना टाइम अगर मैं लगा पाऊं तो मैं इस तरह लगाना चाहूंगा विदाउट इवन फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि दैट वुड बी माय कंट्रीब्यूशन। अभी तक मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हो तो कंट्रीब्यूशन मेरी किसी प्ले की लाइट्स करना नहीं थी। मेरी कंट्रीब्यूशन है जो आपका अभिमंच फंक्शनल हो गया और जो आप उसको देख के प्राइड भी लेते हैं। मैं उसमें कमियां गिनाता हूं, लेकिन लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम्स। हाँ, उसकी कमियां मुझे पता है, इट वॉज माई फर्स्ट मेजर थिंग, और उसमें मैंने कमियां छोड़ी, मुझे पता है। जैसे मैंने एक और बड़ी बेवकूफी की है उसमें, जो उसकी बैक वॉल है वो टोटल साउंड ऑब्जॉर्वेंट है। जो अच्छे एक्टर हैं, जो यानी बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं, ये चीज जो मुझे दी थी कि यार ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ मुझे बतलाई थी हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं थिएटर के, अब फिल्म में चले गए हैं, आसाम के, यार नाम पता नहीं क्यों एकदम से उड़ गया, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। तो उन्होंने इस पे यहां काम किया था। तो बाद भी कहते हैं अशोक समझ नहीं आता, इस ऑडिटोरियम में कुछ वापस नहीं आता एक्टर के पास, तो बड़ा दिल टूटता है। शायद आप नाम बतला पाएंगे, इंग्लिश इंग्लिश में जो इसके हस्बैंड बनते हैं, बहुत से ऐसे रोल किए उन्होंने, हाँ हाँ बहुत बड़े हाँ, एक्टर है, वो बहुत बड़े चेहरा एक्टर। याद आ गया, चेहरा याद आ गया। चलिए नाम ब्रिलियंट एक्टर, ही इज पता ब्रिलियंट नहीं एक्टर। क्या, अभी सॉरी मैं शायद कुछ जा रहा हूँ अल्जाइमर की तरफ, शायद थोड़ा सा। नहीं, वो उस समय हाँ दरमियाने वो याद नहीं आता है, हाँ, कभी 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 स्लिप कर नाम जाता याद भी नहीं आते। हाँ, दैट्स राइट। पर आसाम के और बहुत प्यारे दोस्त है हमारे, बहुत सारे, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया रोल किए हैं। एनएसडी में एज टीचर भी आते हैं, और सो बहुत सारे। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अशोक, इस हॉल की ये मुझे नहीं पता क्या है, कहता है पर मुझे लगता है पता नहीं लोगों को सुनाई भी दे रहा है कि नहीं। मैं फिर से जोर मारता हूं, तब मैंने उसके बाद दोबारा से पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे बैक वॉल को रिफ्लेक्टिव रखना था। मैंने बैक वॉल में भी ऑब्जॉर्वेंट डाल दिया है। जैसे उसके बाद एक और प्ले के लिए हमने वहां पे वॉल लगा दी थी, इट वर्क बेटर। तो ये बात भी हुई थी कि इसको जो है बैक वॉल को हमें रीडू करना चाहिए, इसको जो फटे हैं उसकी जगह प्लेन कर देना चाहिए उसको, सो इट विल वर्क बेटर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं, आपको लोग देते हैं। है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि इन सारे अनुभवों को, अपनी सारी जर्नी को एक किताब की शक्ल में अख्तियार किया जाए, कुछ लिखा जाए, कुछ लोगों की आने वाली जनरेशन को कुछ उससे क्या फायदे मिले? क्या हमारे थिएटर वाले लोग टेक्निकल बुक को पढ़ेंगे? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप कहानी पढ़ेंगे, आप दूसरी चीजें पढ़ेंगे, पर टेक्निकल चीज को आप कभी नहीं पढ़ेंगे, आप कभी समझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यह बतला दिया गया है कि क्रिएटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपने बात कही, बजाज साहब, मैंने एक किताब शुरू की थी, मेरे घर में भी ये लड़ाई चलती रहती है, कहीं ना कहीं वो दिल टूटा भी मेरा कि यार कोई नहीं इस चीज को समझना चाहता, वाई शुड आई स्पेंड माई टाइम। क्योंकि मैं जो लिखूंगा उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें वो साइंस है। सो ये किताब मैंने शुरू की थी बहुत पहले, बजाज साहब को मैंने उसका, यानी आई वुड से 75% काम हो चुका है। बजाज साहब ने उसको देखा था, और बजाज साहब तो जब फोन आएगा उनकी पहली चीज होती है, मेरी किताब का क्या हो रहा है। मैंने कहा यार दिल मत तोड़ो मेरा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। हम टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं है थिएटर वाले। तो कहीं ना कहीं ये मुझे शिकायत रही। जैसे अभी मैं पीछे, आई हैव कट माई सेल्फ फ्रॉम फेसबुक
एंड ऑल ग्रुप्स ऑल्सो, क्योंकि यहां दुख होता है जब ऐसी बातें होती है। तो ये पता नहीं ये ठीक शेयर करना चाहिए या नहीं, बट फिर भी मैं बोल दूंगा कि वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख देता है जब मैं ये पढ़ता हूं कि यार थिएटर इज नॉट थ्योरी। जब जब ये बात कॉन्स्टेंटली हो रही है आपको कि जी आप ऑनलाइन क्या पढ़ाएंगे, कि यार क्रिएटिविटी तो आपके पास थी, क्योंकि जो मैं एनएसडी में देखता हूं कि हाँ फर्स्ट ईयर से वो ब्रिलियंट आता है आदमी, और वो उसके बाद यस उस एक्सपीरियंस को वो वाइंड करता है, वो एक्सपीरियंस उसको कहीं भी मिलेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक स्कूल का कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, हाँ मैं ये बड़े जोर शोर से कहना चाहूंगा कि साहब डिफरेंस ये होना चाहिए कि आप कहें कि एक आदमी ने एनएसडी में 3 साल लगाए, वो एक स्टैंड एलोन आदमी होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, आप ये कहें कि यार हेड्स ऑफ। मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, पर मुझे ये स्ट्रांगली लगता है कि आप जब उस आदमी के साथ काम करें या बात करें तो हाँ उसके पास वो सब हो। क्योंकि देखिए आप एनएसडी का बजट देखें तो एक स्टूडेंट पे एनएसडी में एक इंजीनियर या डॉक्टर से ज्यादा खर्च होता है। तो जब मैं ये देख रहा हूं कि अच्छा यार ऑनलाइन हम बातचीत करेंगे, बट हम एक प्रॉपर कोर्स जिसमें आप कहें हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, वो नहीं करते हैं। ये मुझे तो इसलिए मैं किताब से जरा दूर हूं, करते हुए भी कि पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो एक्टर का नाम याद आ गया सर, आदिल हुसैन। आदिल हुसैन, हाँ आदिल, हाँ बिल्कुल। लेकिन जहां तक मेरी मंशा है कि सर, क्योंकि ये अनुभव आने वाली जनरेशन के लिए कहाँ पे उसका आर्काइव बनेगा, किस तरह से लोग जानेंगे समझेंगे, वो सारी धरोहर कहीं तो उस तरह से लिपिबद्ध होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सब अभिनेता ही एक्टर ही बनने वाले हैं, टेक्नीशियन पैदा हो रहे हैं। आने वाली जनरेशन में भी तो लाइट डिजाइनर और पैदा होंगे ना, तो उनको कहीं से कोई ऐसी टिप्स तो मिलनी चाहिए, कोई ऐसी रेफरेंस बुक होनी चाहिए। वो बाहर की चलिए ठीक है, हिंदुस्तान की कोई अपनी एक किताब हो, हिंदुस्तान का ऐसा एक आदमी हमारे सामने है जिसके पास जीवन भर का एक अनुभव है, उसका कोई खाका, कोई उसका वो लिपिबद्ध कहीं तो होना चाहिए। एक शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। वो किस तरह से होगी, आप उसमें थोड़ा सा मतलब अनमयस्क हो रहे हैं कि कौन चाहेगा, उसमें किसका इंटरेस्ट जागेगा। लेकिन इंटरेस्ट तो जागेगा सर, उसकी जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप ये निकट भविष्य में ऐसा कुछ हो सके कि उसके बारे में कुछ काम कर सकें, किसी को भी बिठा के, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जिसके आप न लिखें। यार वो कहीं रुक गया, वो कहीं अटक गया, वो जब चाबी थोड़ी सी लगेगी ना, जैसे मैंने कहा 75% वर्क हो चुका है, मैं 75% वर्क कर चुका हूं। जिसको बजाज साहब ने पढ़ा था और उसके बाद से उनका तो भाई साहब उनका फोन आते ही सबसे पहला सवाल ये होता है, उनकी शायद मुझसे शिकायत ही यही है कि मैं वो काम पूरा नहीं कर रहा। तो कहीं कुछ ब्रेक है, अब मुझे नहीं पता वो कैसे, शायद पेंडेमिक खुलेगा तो कहीं मैं गया दोबारा से, जैसे आज आपसे बात हुई तो हाँ मुझे आपकी बात से दोबारा से लगा यार आपने वो इंटरेस्ट कहा ना, वो इंटरेस्ट आपने शो किया। और जब जब मैं उस टेक्नोलॉजी की मैंने बात की और शिकायत की, तो आप मुझे बड़े आराम से वहां रोक भी सकते थे कि यार रुक जा, यहां से आगे मत जा। जैसे एक बार मैंने भी कहा भी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, तो आपने कहा नहीं जाना है आपको। सो वो जो इच्छा है कि अच्छा हमें आगे जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस समय तो मैं शिकायतें लेके बैठा हूं कि जैसे आपने मेरी बातचीत से महसूस किया होगा कि कहीं मुझे शिकायत हो गई है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं सब चीज से कट गया हूं। मुझे वाकई बहुत दुख होता है जब मैं व्हाट्सएप में या फेसबुक पे जब ये पढ़ता हूं कि मेरा कोई साथी बीमार है और उसको फाइनेंशियल एड की जरूरत है। मैं वो फाइनेंशियल एड चुपचाप भेजता हूं, लेकिन हाँ मुझे बहुत दुख होता है कि यार ये क्यों नहीं सोचा, हमने क्यों नहीं इंश्योरेंसेस करवाए। कहीं ना कहीं एज अ फैमिली हमें सोचना चाहिए था कि यार क्यों
क्यों किसी को पैसा इकट्ठा करना पड़े? कि जी अगर हम कोई ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ सोच सकते, ये सवाल मैंने बहुत बार उठाया कि जी आप एज यूनियंस ग्रुप इंश्योरेंस की तरह सोच सकते हैं, आप एज इंस्टीट्यूट्स ग्रुप इंश्योरेंस की तरह सोच सकते हैं, और आप जब गवर्नमेंट से कहते हैं ग्रांट, आप ग्रांट नहीं, आप कहिए जी हमें आप एक कार्ड दे दीजिए कि मेरे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि यार एक जब अटमोस्ट प्रॉब्लम है और हम जानते हैं मेडिकल बहुत महंगा हो चुका है, ये नहीं बहुत जरूरी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सब शिकायतों से ज्यादा मुझे वो है कि यार हम पॉजिटिवली चीजों क्यों नहीं सोच रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ किताबें लिखी जानी चाहिए, पर उस किताब में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, हमें ये पढ़नी चाहिए थी, हमारी ये बातचीत होनी चाहिए थी। जैसे अब वो कहते हैं कि ऑनलाइन बातचीत नहीं हो सकती, क्यों थ्योरीज नहीं खत्म हो? जब आप कहते हैं कि अच्छा यार ये इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज लिखी गई हैं तो वो थ्योरीज खत्म होनी चाहिए ना, वरना अगर ये सिर्फ प्रैक्टिकल है तो व्हाई डोंट वी मेक थिएटर ग्रुप्स? कि यार आप बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स बना दीजिए, वो तो वैसे ही ऑन 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 द प्लेटफॉर्म यू विल लर्न, और बहुत से लोगों ने सीखा है। कितने ऐसे डायरेक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं जो नॉन एनएसडीएन हैं और ग्रेट वर्क कर रहे हैं, एसएन अवार्ड्स भी उनको मिले हैं। और एनएसडी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अब ठीक जब हम थे अलकाजी साहब कुछ आप में देख रहे थे, इतने लोग इंटरव्यू के लिए नहीं आते थे, आप हर जगह जाके इंटरव्यू नहीं लेते थे। सो क्योंकि हर बैच को अगर आप अलकाजी के बैच को देखो तो उसमें, हाँ हमारे बैच में अनु कपूर भी था, सॉरी अनु कपूर का नाम मैं लेना भूल गया कि अनु कपूर भी हमारा बैच में था। हमसे ऊपर जो है रघुवीर यादव भी था। सो दीज वर ग्रेट एक्टर्स बिफोर दे केम टू एनएसडी। भाई जितना एक्सपीरियंस इनको पहले था, इवन रंजीत भाई, यार ये तो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं। फिर मेरी अपनी बैचमेट थी अमिता, जो कंपनी थिएटर में काम करती रही है। ज्ञान शिवपुरी जी अभी दिल्ला के मेन एक्टर रहे हैं वो। और उसके साथ साथ मैं भी, अब मैं उनके नाम नहीं लूंगा जो मेरी लाइन वाले थे, मेरे साथ के भी थे। ऐसा नहीं है कि मैं स्टैंड अलोन था। हाँ उन्होंने ऐसे लोगों को लिए, और उनमें से हाँ एक नाम है जिसका अगर आप तब का रिज्यूमे और आपका रिज्यूमे देखें तो उसमें जमीन आसमान का आपको डिफरेंस मिलेगा। दैट वुड बी अपना डॉलिया लोवालिया, दैट वुड बी त्रिपुरारी शर्मा। यानी आप अगर ये कहें उनमें कुछ अलकाजी ने देखा था और वो उन्होंने प्रूव किया कि हाँ उनमें था। डॉली वॉज अ गुड इंस्टिंक्टिव एक्ट्रेस, ऐसा नहीं है, पर उससे ज्यादा मैं कहूंगा उसके काम था। उसने बहुत काम किया, त्रिपुरारी ने बहुत काम किया। यस देखिए ये सिंपल बीए लोग थे, ये उस तरीके का आज वाला एक्सपीरियंस इन लोगों के पास नहीं था। हाँ त्रिपुरारी लिटरेचर की पर्सन थी, पर उस लिटरेचर से एक डायरेक्ट्रेस और एक प्ले राइट बना देना वो अलकाजी का विजन था। अलकाजी ने ये देख लिया था। शी वॉज नॉट सिलेक्टेड एज एन एक्ट्रेस। जो कहीं ना कहीं मुझे अलकाजी ने हिंट किया कि जैसे उन्होंने ये कहा कि थिएटर में हर एक के लिए जगह है, तुम्हें अपनी जगह ढूंढनी है। सो ही वॉज समवेयर लुकिंग फॉर अ मैनेजर और अ डिजाइनर इन मी। कैरेक्टर भी उन्होंने मुझ में कभी नहीं देखा, क्योंकि जैसे एक बार हुई थी बात की, मैंने कहा जी मैं भी रीडायरेक्ट करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक अजीब से ढंग से हंस के टाल दिया। पर जब मैंने कहा अच्छा टेक्निकली मैं ये करना चाहता हूं, तो ही मेड इट अ पॉइंट दैट आई हैव द रिसोर्स। जैसे उन्होंने मेरे लिए स्पेशल क्लास लगवाई थी एक आर्किटेक्ट के साथ, कि जब मैं टेक्निकल ड्राइंग्स की तरफ जा रहा था तो उन्होंने, जैसे ब्रदर से मैंने सीखी और शुरू की, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक आर्किटेक्ट के साथ स्कूल में ही क्लास लगवा दी। ये ले यार, दैट वाज स्पेशली फॉर मी। सो कहीं ना कहीं उस चीज की जरूरत है। बहुत बढ़िया बातें हुई सर, बातों में समय का पता नहीं चला। भाई की सीख ने, अलकाजी साहब जैसे गुरु ने आपको इतने मतलब मार्गदर्शन दिए,
और आज आप अपने आप में एक गुरु हैं, अपने आप में एक संस्थान है। और बज्जू भाई की ही सिर्फ शिकायत नहीं रह जाएगी, अब हम सबकी भी शिकायत होगी अगर आप ये किताब खत्म नहीं करते हैं तो। एक सुंदर सी बात और बज्जू भाई की बतला देता हूँ, जो आपने रियलिस्टिक कहा था तब आनी चाहिए ये बात। हाँ, शुरू में मैं बहुत रियलिज्म की तरफ भी भाग रहा था। तो एक दिन बज्जू भाई आया, बड़े आराम से मेरे कंधे पर उन्होंने हाथ रखा, अशोक नाट्य काव्य ढूंढ। दैट वाज आल्सो चेंजिंग पॉइंट इन माय लाइफ, कि वो रियलिज्म जो है वो नाट्य काव्य में है। अल्टीमेट लाइन है। मैंने कहा यार ये छोटी सी लाइन रह जाएगी, बहुत बढ़िया। और मेरे लिए ये चेंजिंग पॉइंट्स हैं, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये सारे मेरे चेंजिंग पॉइंट्स हैं मेरी लाइफ के। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हुई सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई। जो लोग सुन रहे होंगे उनको बहुत ही लाभ पहुंचेगा। और आपसे अभी बहुत उम्मीदें हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत से ऑडिटोरियम ऐसे आधे अधूरे अनछुए पड़े हुए हैं। लाइट डिजाइनिंग को लेकर अभी बहुत से प्रयोग करने आपसे बाकी हैं। हम सबको पूरी उम्मीद है कोरोना जल्दी खत्म होगा, आप फिर से सक्रिय होंगे, आपका निर्देशन का काम शुरू होगा, बच्चों के लिए नया काम शुरू होगा। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आज आप इस रंगनाथ के मंच पर आए, अपनी बातें हम लोगों से साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।